हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आज का जो क्लासेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ से पढ़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ और रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और ये कंटिन्यू 2 क्लास हो चुका है और ये तीसरा क्लास है इसके बारे में ही। आज हम सभी ऐसे नेचुरल फेनोमेना के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास में घटना घटित होती है। तो ये रिफ्रैक्शन, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेनन ये कौन कौन से हैं? ये हमारे आसपास की घटनाएं जो होती है, ये कौन कौन से नेचुरल फेनोमेना होती है जो रिफ्रैक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन के माध्यम से होता है। और हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे कौन कौन से होती है। सबसे पहले हम लोग सूरज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सन जो सनराइज होती है मॉर्निंग समय में और सनसेट होती है मॉर्निंग समय में, वो क्या करती है, डिस्क के समान दिखती है। सनसेट एंड सनराइज लुक्स लाइक अ डिस्क। Sunrise and sunset looks like a disc or red disc। ठीक है। दूसरा केस होती है जब वो आती है तो पूरे वातावरण में प्रकाश को फैला देती है। तो उस समय प्रकाश जब फैल जाती है, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सूरज से आती है और सूरज से फ्यूजन होने की वजह से प्रकाश हमारे पास आती है और ये वाइट लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से आती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 400 और 700 नैनोमीटर के बीच जो वेवलेंथ होती है उसी का हमारे लाइट के रूप में हम लोग देख पाते हैं। तो ये जो लाइट आती है, सूरज जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ये 400 नैनोमीटर और ये है 700 नैनोमीटर। ये दोनों के बीच के जो लाइट है ये विजिबल लाइट बोलते हैं और इसी लाइट को हम लोग देख पाते हैं। वी कैन सी दिस, हम लोग देख पाते हैं, हम लोग इस वेवलेंथ को देख पाते हैं। ये जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ भी से लेकर वेवलेंथ रेड के बीच में जो वेवलेंथ होता है और इसका जो एवरेज होता है, एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट, एवरेज लैम्डा ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट जो एवरेज होता है ये 400 प्लस 700 को हम 2 से भाग देते हैं, ये सब नैनोमीटर में है और ये ठीक है। और ये है आपका नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 × 10⁹ मीटर। इसका एवरेज जो है ये 400 और 700 का नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है उसी को हम लोग आँखों से देख पाते हैं। और वही जब आती है सूरज के, जब सनराइज होती है और सनसेट होती है, उसमें लुक्स लाइक ए डिस्क। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे जब वो प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है और धीरे धीरे प्रकाश फैल जाती है और इसी विजुअल में से ये 7 कलर होती है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये है सन स्पेक्ट्रम,
स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में 7 कलर होता है, बैंड ऑफ 7 कलर। सेवन कलर होता है। तो उस बैंड का 7 कलर का हम लोग देखते हैं तो इसके स्काई लुक्स लाइक अ डिस्क। स्काई लुक्स लाइक स्काई लुक्स लाइक अ ब्लू। स्काई लुक्स लाइक अ ब्लू, ब्लू दिखता है, लुक्स अ ब्लू, स्काई लुक्स अ ब्लू, ब्लू दिखाई देता है। और तीसरा जो होता है, जब ये ब्लू दिखाई देता है, इसको हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे। पेन से लिखेंगे। जो रेनबो होता है, जो हम लोग देखते हैं, रेनबो 4 में होता है। रिफ्रैक्शन होता है टेलीस्कोप या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। 5 नंबर में हम लोग मिराज, हम लोग मिराज के बारे में पढ़ेंगे। मिराज 6 नंबर पे पढ़ेंगे सन डॉग और मून डॉग, सन डॉग एंड मून डॉग। उसके बाद इसी में होता है फॉल, सनराइज एंड सनसेट। और 1 2 3 4 5 6 7 8 में देखेंगे अल्बेडो, अल्बेडो। 9 में देखेंगे ये सभी जो है हमने के रिफ्रैक्शन के कारण से होते हैं। बहुत सारे ऐसे रिफ्रैक्शन होते हैं और ये सभी नेचुरल फेनोमेना के कारण होता है। तो ये सभी को हम लोग देखेंगे। और अभी आप लोग कभी देखा है ऑरस, जो सूरज के चारों ओर बनता है, तो ये ऑरस बनता है। या 10 नंबर लाइट पिलर और लाइट पिलर और सनलाइट पिलर और सनलाइट पिलर, ये सभी जो होते हैं। सनराइज, सूरज जब उगता है या डूबता है, उस समय हम लोग को एक रेड डिस्क की तरह दिखता है। क्यों? उसके जानेंगे। स्काई ब्लू क्यों दिखता है, रेनबो क्यों बनता है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्रैक्शन कैसे बनता है, जिसके कारण से हमारा लेंस जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ऑप्टिकल जो लेंस का काम होता है। और जो बढ़िया जो कैमरा होता है, जो फोकस करके हम लोग कई किलोमीटर दूर के चीज़ को सामने तक लेके आते हैं। जैसे कभी लाइव टेलीकास्ट होता है, क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है, फुटबॉल स्टेडियम में लाइव टेलीकास्ट जो कैमरा लगाया जाता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बड़ा कैमरा होता है। और उसी के माध्यम से हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं और बहुत
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, उसमें रिफ्रैक्शन होता है। कई बार रिफ्रैक्शन होने के बाद उसका इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। मिराज, सन डॉग और सनलाइट, सन के चारों ओर जो रिंग बनना, मून के चारों ओर कभी कभी रिंग बनना, उसके बारे में जानेंगे। फॉल्स सनराइज, सनसेट, अल्बेडो जो होते हैं, ऑरस होता है, लाइट पिलर, ये सभी जो होता है। और इसको हम लोग हटाते हैं। और इन सभी को जानने से पहले एक लास्ट जो होता है, इसको आप लास्ट जो बोलेंगे हम लोग 11 नंबर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट जानेंगे तो उसी समय से पता चलता है कि हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने से नॉर्मल की ओर और नॉर्मल से दूर चला जाना, ये जो घटना होती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि रिफ्रैक्शन के समय या डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो प्रिज्म से होता है, प्रिज्म से होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्यों नॉर्मल की ओर और नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो सबसे पहले ये तो आप जान चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। जब रिफ्रैक्शन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट प्रवेश कर जाता है तो रिफ्रैक्शन होना शुरू कर देता है। और रिफ्रैक्शन होने का मतलब होता है कि लाइट अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे ही विचलित हो जाती है तो उस समय स्नेल का नियम लागू होता है, और स्नेल का नियम लागू होने से ही हमारा एक रिफ्रैक्शन का प्रॉपर घटना होती है। देखिए यहाँ पे, तो इससे ये सभी जानेंगे, एक से एक करके रीजन जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग पहला केस होता है क्यों नॉर्मल की ओर झुक जाता है। जैसे कोई रिफ्रैक्शन होता है कि एक रिफ्रैक्शन की घटना हो रहा है, रिफ्रैक्शन की घटना हो रहा है, ये लाइट यहाँ पे आती है, इंसिडेंट होती है, और ये आपका नॉर्मल है। और नॉर्मल होने से क्या होता है, इसी से इस रास्ते से होकर नहीं जाती है, ये लाइट का ओरिजिनल पथ है, लाइट का। लाइट जो यहाँ से इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसको आप इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाती है, और ये क्या करती है, एक तरफ मुड़ जाती है, ऐसे करके, ये ऐसे करके मुड़ जाती है, ऐसे। और ये जो आती है, ये आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये होता है आर, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर नहीं होते हैं, जिसके कारण से स्नेल लॉ लागू होते हैं। और स्नेल लॉ बोलता है कि जिस माध्यम में जा रहा है, जैसे ये μ2 है और ये μ1 है, व्हेन द लाइट क्या कहता है, μ1 से μ2 की ओर जाता है, तो उस समय μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो जाता है। और ये दोनों का डिफरेंस होता है, ये जो होता है 1.00 और ये 1.5 होता है। तो ये जो अंतर है, ये दोनों का अंतर का रिफ्रैक्शन से इस तरह का घटना होता है, और आई नॉट इक्वल टू आर हो जाता है, आई नॉट इक्वल टू आर। तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने से
नॉर्मल की ओर क्यों झुक जाता है, इसका कारण हम लोग जानेंगे आज। वाई। सबसे पहले आप वेवलेंथ जो होता है उस वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ का नेचर के बारे में जानते हैं कि लाइट जब सूर्य से आती है तो वह एक 400 से लेकर 700 नैनो के बीच में एक कलर बैंड बनाता है, और जो विजुअल लाइट बैंड बनाता है जिसको हम लोग देख पाते हैं, जो वाइट लाइट बोलते हैं, उसी वाइट लाइट में ही 7 कलर रहता है। और ये 7 कलर डिफरेंट वेवलेंथ से ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। वो पूरे लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इस पूरे लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गामा रे होगा, उसके बाद एक्स रे होगा, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट होगा, अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारा इस यहाँ पे जो होता है विजुअल रे के बाद माइक्रोवेव इंफ्रारेड के बाद माइक्रो के बाद रेडियो वेव। तो ये 7 कलर होता है। इसको गामा, इसको अल्फ़ा, इसको यूवी, इसको विजुअल, इसको आईआर, इसको माइक्रो और इसको रेडियो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो कंस्ट्रक्शन होता है 7 एलिमेंट से या 7 तरह का पूरे लाइट वेव जो होती है सूर्य से आती है, तो ये कंस्ट्रक्शन होता है। सभी इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सूरज से आती है। तो हमारा ये जो बैंड होता है 400 से लेकर 700 के बीच का बैंड होता है, उसी बैंड को हम लोग देख पाते हैं। हमारा आँख जो होता है इसी बैंड को देख पाते हैं, और इसी में ही 7 कलर होता है। और 7 कलर के चलते या जब लाइट आती है, ये विजुअल लाइट जो होती है, रे जो होती है लाइट, सनलाइट, ये कंस्ट्रक्शन होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर बैंड होता है वाइट लाइट, जिसको हम लोग वाइट लाइट बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट 7 कलर जो 7 वर्णों से बना होता है, उसको हम लोग अभी इसका परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको फटाक से मिटा देते हैं। देखिए स्कैटरिंग बोल के, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि ऊर्जा, अगर लाइट के जो फ्रीक्वेंसी है, क्वांटम एनर्जी होती है, फोटोन, लाइट जो है फोटोन से बना होता है, और फोटोन अगर विजुअल बैंड में आ रहा है तो इस विजुअल बैंड में बहुत सारे कलर होते हैं। इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे करके। मान लीजिए कि इसको आप यहाँ से ऐसे का विजुअल बैंड दिखाते हैं, विजुअल रे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे पहले है 400 नैनोमीटर और ये है 700 नैनोमीटर, और इसी के बीच में 7 बैंड होता है। 7 बैंड कौन सी होती है, हम यहाँ पे 1 ठीक भी जोर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, सीधे सीधे करते हैं। भिप
1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे रेड, यहाँ पे 7 कलर है। इस जगह में विव जियो, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है एक्सट्रीम कलर है। ये एक्सट्रीम कलर क्या कहते हैं? कलर बैंड का एक्सट्रीम कलर है। और यही कलर, इसी एक्सट्रीम बैंड के कारण क्या होता है, इसका जो फोटन एनर्जी आता है, इसके अंदर जो बना होता है फोटन एनर्जी, और ये फोटन एनर्जी वाइट लाइट में पाया जाता है। फोटन वाइट लाइट में। और ये सभी का जो एनर्जी होता है, सभी का एनर्जी कुछ डिफरेंस होता है। यदि आपका एनर्जी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा, तो स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगा। और जब मिनिमम एनर्जी होगा तो स्कैटरिंग बहुत कम होगा और हाई वेवलेंथ होगा। यहाँ पे एक होता है वेवलेंथ हाई होता है और लो होता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे होता है वेवलेंथ लो होता है लैम्डा। इसको लैम्डा बोलिए, लैम्डा और ये फ्रीक्वेंसी। इसी तरह यहाँ पे भी होता है लैम्डा लो होता है, डाउन होता है, लो होता है, और फ्रीक्वेंसी हाई होता है। ये फ्रीक्वेंसी हाई और लो होता है, जिसके कारण से ये एनर्जी के कारण होता है। एनर्जी हम लोग क्वांटम एनर्जी पढ़ते हैं, जो हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। ये सी जो लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और यही लाइट के माध्यम से, लाइट का जो होता है, बहुत कोई भी लाइट वेलोसिटी में फोटन, ये लाइट की फोटन से बनाता है, और यही फोटन बहुत हाई स्पीड में जाता है तो मास गेन कर लेता है। और इसी के चलते एल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन आता है E = mc²। और इसी E = mc² से हम लोग इसका सभी का एनर्जी प्राप्त करेंगे। और ये सभी का एनर्जी जानने के लिए हम लोग को E = mc² को जानेंगे। और डी ब्रोगली का इक्वेशन, जो डी ब्रोगली का इक्वेशन होता है लैम्डा = h/p, ये दोनों का इक्वेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोग जो क्वांटम एनर्जी होता है, इसका जो क्वांटम ऑर्डर h न्यू होता है, और h न्यू मतलब होता है hc/λ। hc बराबर लैम्डा होता है। तो इसका ये सभी जो होता है, ये प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेवलेंथ ऑफ द वेलोसिटी, और एवरेज वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, उसी का इक्वेशन देंगे तो ये फोटन एनर्जी आता है। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना माने, क्योंकि ये फोटन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटन। ये फोटन एनर्जी हम लोग यहाँ पे सभी का निकालेंगे और देखेंगे कि ये अगर ये वेवलेंथ लो होगा और फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो ये स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे ही स्कैटरिंग ज़्यादा होगा तो समझ जाइए कि ये फैलेगा। अब यहाँ पे स्कैटरिंग बोल के कुछ पार्टिकुलर चीज़ आ रहा है जिसको हम लोग रैलिथ स्कैटरिंग बोलते हैं। यहाँ पे रैलिथ स्कैटरिंग, ये जो रैलिथ स्कैटरिंग होता है, ये इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 होता है।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ का पावर 4 होता है, वेवलेंथ का पावर 4। और इसको जो हम लोग, ये इसलिए होता है कि ये V बराबर, V इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये हम लोग 8/3 पाई 3 n to the power 8 टेम्परेचर, फिक्टिव टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये जो होता है बीटा, जो आइसोथर्मल कांस्टेंट होता है, और इसके बाद ये लैम्डा 4 होता है। ये सभी का कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्टिव टेम्परेचर है। ये इसको हम लोग n के जगह में म्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव RI, जिसको हम लोग RI बोलते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हर ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से हम लोग को बहुत कोई ऐसे मीडियम जो होते हैं बहुत ग्लिटरिंग होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं। जैसे पानी भी चमकती है, ऑयल भी चमकती है, डायमंड चमकती है, ग्लास चमकती है, और बहुत से इससे डायमंड से आगे भी बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने की वजह से और भी ऐसे पदार्थ हैं, जैसे रेटाइल है, वो बहुत तेज चमकती है। तो ये जो कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट है। इसका आप वैल्यू बैठा देते हैं, इसको वैल्यू बैठाते हैं, इसका वैल्यू, इसको डिवाइडेड करते हैं, इसको हम वो डिवाइडेड करके करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है? कैलकुलेटर को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8 डिवाइडेड 3 क्या है? 8 डिवाइडेड 3 2.66666667 करते हैं, और 10 टू द पावर पाई टू द पावर 3 है, तो पाई टू द पावर हम लोग पाई के बराबर 3.14 लेते हैं, इसका 3 करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्कैटरिंग क्यों होता है, स्कैटरिंग होने से हमारा जो इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये नॉर्मल की ओर हो जाता है और कभी कभी नॉर्मल से दूर हो जाता है। इस नॉर्मल की ओर आ जाना किसके कारण से आ रहा, तो सबसे पहले हम लोग स्कैटरिंग को जानेंगे कि जो फोटन यहाँ पे जाती है, लाइट प्रोपागेशन करके यहाँ पे जाती है, इसका स्कैटरिंग होता है। फोटन एनर्जी यहाँ पे फैल जाता है, और फोटन एनर्जी फैलने से यहाँ पे इस मीडियम में, डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट का वेग जो होता है वो धीमा हो जाता है। तो धीमा तो होता है, और यहाँ पे जो स्कैटरिंग होता है, जो एनर्जी के कारण स्कैटरिंग किसी का ज़्यादा होता है, किसी कलर का ज़्यादा होता है और किसी कलर का कम होता है। जिस कलर का ज़्यादा स्कैटरिंग होता है वो धीमा होता है और ये फैल जाता है, और जिसके कारण से फैलता है तो ये नॉर्मल की ओर आ जाता है। हम लोग प्रिज्म से सबसे बेहतर समझेंगे इसको। तो सबसे पहले आप स्कैटरिंग को समझ लेते हैं कि रैलेट स्कैटरिंग क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश, वाइट लाइट कोई भी माध्यम में आता है, वायुमंडल में माध्यम में आता है, तो वो 7 कलर स्कैटरिंग होना शुरू हो जाता है। और उस स्कैटरिंग होने से क्या होता है, कोई कलर बहुत तेज स्कैटरिंग होता है, जिसके कारण से वायुमंडल में फैल जाता है। और ये सभी
वॉयलेट, ये जो वेवलेंथ होता है, लो वेवलेंथ होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, ये वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये 3 कलर जो होता है जिसका वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसी के चलते वायुमंडल में ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। और जब ज़्यादा स्कैटरिंग होती है तो उसका एनर्जी ज़्यादा होने के कारण स्कैटरिंग ज़्यादा होता है और वायुमंडल में फैल जाता है। और जैसे ही फैलता है तो हम लोग को ब्लू रंग का आसमान दिखाई देता है। आसमान जो होता है, स्काई जो होता है, या हमारे आसमान जो होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो पूरा स्कैटरिंग की वजह से होता है ये लो स्कैटरिंग, लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग स्कैटरिंग को हम लोग जानेंगे, इसको पूरा एनालाइज करेंगे तो कितना ज़रूरी है। ये कांस्टेंट है हमारा, ये भी कांस्टेंट है। जिस माध्यम को लेंगे, जैसे म्यू2 है 1.5 लेंगे, तो म्यू2 1.5, यहाँ पर n⁸ फिक्टिव टेम्परेचर, इसको हम लोग जिस टेम्परेचर में रखते हैं, जो एक इफेक्टिव टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को लेते हैं। और ये जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एवोगाड्रोस नंबर को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। रियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रोस नंबर का जो रेशियो लेते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। जैसे फोटन का एनर्जी होता है, और फोटन एनर्जी क्या होता है, वायुमंडल में जाता है तो ये एक गैस की तरह काम करता है फोटन, उसका रेशियो और एवोगाड्रो नंबर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का टेम्परेचर लेते हैं। जब हम इसको स्कैटरिंग का मॉलिक्यूल जो होता है फोटन जो स्कैटर होता है, स्कैटरिंग करता है, तो इसलिए हम लोग होते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का जो एक होता है, जो सिस्टम होता है, जो कंप्रेस गैस वायुमंडल में जब हम रखेंगे तो वहाँ पे एक आइसोथर्मल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। और ये है 3 और ये है λ4। λ4 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमें 1/λ4 लिखते हैं। ये सभी जो है ये कांस्टेंट है, इसको आप कर देते हैं। ये है 2.67, इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 30.956 आएगा। और ये म्यू को आप n भी कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कभी कभी म्यू इस तरह से दिखाते हैं। बेहतर होगा कि हम लोग यही दिखाएंगे 8। और फिक्टिव टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और यहाँ पे 3। ये जब ये कांस्टेंट इक्वलाइज कर देते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, ये 83 के लगभग आएगा, 83 और ये μ8 फिक्टिव टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये कांस्टेंट होता है 1/λ4। ये सभी कांस्टेंट होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एक कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया। और ये है 83 μ8 टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और बीटा, ये सभी जो होता है ये कांस्टेंट होता है 1/λ4। ये इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। इसलिए क्या कहते हैं, आई इंडिगो बराबर लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ
4 होता है, 1 बटा लेमडा 4, और इसी से हम लोग क्या है स्कैटरिंग निकालेंगे। स्कैटरिंग जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली लेमडा होता है, ये सभी के लिए है, सभी कलर के लिए, चाहे रेड कलर का रेड वेवलेंथ हो, वॉयलेट वेवलेंथ हो, पूरे विबज्योर कलर के वेवलेंथ पर ये कांस्टेंट होगा सभी का। ये 83 इस 2.67 इंटू 30.956 और डिवाइडेड बाई 3 को करने से 83 आती है, और इसका ये पूरे को कांस्टेंट बोलते हैं। फिर एक बार जान लीजिए, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरेगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, और ये फिक्टिव टेम्परेचर, और ये आसपास के टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होगा उसको बोलते हैं फिक्टिव टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर होगा तो वहाँ के जो फोटन का बिखराव जो होगा, फोटन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक क्रिएट होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? रियल गैस कांस्टेंट बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और तीसरा है बीटा, जिसको हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। इसी सभी को कांस्टेंट दिखा करके यहाँ कांस्टेंट लिखा, और कांस्टेंट ये कांस्टेंट टर्म है, ये सभी कांस्टेंट टर्म है। और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 10 टू द लैम्डा टू द पावर 4। तो यानी कि ये जो है ये रैलिथ इक्वेशन से आता है, रैलिथ स्कैटरिंग से आता है। और ये रैलिथ स्कैटरिंग हम लोग अभी इसको जानेंगे कि अधिक कौन से कलर सबसे तेज स्कैटर होता है और कौन सा कलर सबसे कम स्कैटर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस स्कैटरिंग को हम लोग समझ लेते हैं तभी समझ में आ जाएगा कि जब प्रिज्म में वाइट लाइट पास करेगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। और नॉर्मल की ओर कौन झुकेगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और फोटन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो वही नॉर्मल की ओर झुकेगा। हम लोग अभी इसको हम देखेंगे कि ये जो स्कैटरिंग होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्कैटर रखता है इस विबज्योर में से। इस विबज्योर में से सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कौन होता है रैलिथ स्कैटरिंग के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे, विबज्योर लिखेंगे, विबज्योर जिसको हम लोग वाइट लाइट बोलते हैं। और वाइट लाइट को एक्सट्रीम कलर जो होता है, एक्सट्रीम कलर, रेड एक एक्सट्रीम कलर, ये एक्सट्रीम कलर है। ये है 400 नैनोमीटर और ये है 700 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ है लैम्डा वी इक्वल टू 400 नैनोमीटर, लैम्डा रेड इक्वल टू होता है 700 नैनोमीटर, जिसको हम लोग 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 7 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। और इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी भी इसी के अनुसार हम लोग जानेंगे। ये सभी कांस्टेंट है, ये तो सभी कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं 1 बटा लैम्डा वी का पावर 4, वी का पावर लैम्डा वी का पावर 4, इसको इधर लेते हैं। और ये लैम्डा आर का वी का पावर 4 लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 बटा लैम्डा रेड का पावर 4। इसको कैलकुलेशन करते हैं आई वी इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट फोटन,
जो वेवलेंथ होता है 1 बटा ये 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का पावर 4, इसको लिखेंगे हम लोग 1 बटा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का पावर 4, इसको लिखेंगे 1 4 का है, ये है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4/4 करेंगे तो आ जाएगा 256 और ये 4 बार हो रहा है 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 256 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। और ये है 10 टू द पावर, इसको भी पावर करेंगे तो ये -36 हो जाएगा। अब इसे अब कैलकुलेशन करते हैं 1 बटा 256 और इसको ले जाते हैं ऊपर, इसको कैलकुलेशन करते हैं 1 बटा 36 घटाएंगे तो आपको 36 में 8 घटा दीजिए, ये 28 आएगा, 28 आएगा, -28 कर देना, ये 10 टू द पावर 28 माइनस, और इसको जब कैलकुलेशन करते अब इसको आप 1 डिवाइडेड करते हैं, 1 डिवाइडेड 256 हो जाएगा, 1 डिवाइड 256, तो ये अब तक 0.00391 इंटू 10 टू द पावर 28। अब ये पॉइंट इधर आएगा, इस तरह से आप इधर आएगा तो पॉइंट 3.9 है, 3.9 इंटू 10 टू द पावर -1 2 3 -3 इंटू 10 टू द पावर 28 आप हो जाएगा, ये लगभग 4 होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 4 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर 25, ये 25 1 बटा लैम्डा 4, यानी कि कैंडेला इंटेंसिटी का जो लाइट है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, यह स्क्वायर कैंडेला स्क्वायर इतना होता है। उसी तरह इसका भी निकालते हैं, तो 1 ये आपका 4 टाइम्स 7 होगा, 4 टाइम्स 7 होने से आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये हो गया, दिख नहीं रहा है, ये 2401 इंटू 2 टाइम्स सेकंड, 10 टू द पावर 2 है, इसको 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 टू द पावर 8, और ये 10 टू द पावर -36 हो जाएगा। अब ये जो हो रहा है 12401, अब ये है 10 टू द पावर घटेगा तो 1 10 टू द पावर -28 ऊपर जाएगा तो 1 बटा 2401 इंटू 10 टू द पावर -+28। अब इसको भाग देते हैं, जैसे ये भाग देते हैं तो आपका क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2401 तो हो जाता है इतना 0.0004
0.00042 इंटू 10 टू द पावर प्लस 28। अब इसको जब शिफ्ट करते हैं आगे की ओर, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, ये 4 है, इंटू 10 टू द पावर 28, ये माइनस प्लस 28, ये माइनस हो जाएगा। जब ये घटेगा तो आप, ये 25 है तो इस तरह 25 ही रखिए, 25 रखिए। तो आप इसको यहाँ तक करें। अच्छा, आपको देखिए 4.2 इंटू 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 24 स्क्वायर पर मीटर, ये चीज़ होता है। अब इसी का और जब रेशियो करते हैं, आप इसको कैलकुलेशन, लाइट थोड़ा धीमा हो जा रहा है इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा जल्दी करते हैं। इसके बारे थोड़ी इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है, ये और ये आपस में रेशियो करते हैं, और ये IR, इसी का वैल्यू आप बैठाते हैं 4.0 इंटू 10 टू द पावर 25, और इसका वैल्यू बैठाते हैं 4.2 इंटू 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 24 है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसको 4.0 और ये 4.2 और ये 10 टू द पावर 25 माइनस 24, तो ये हो जाता है 4.0, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इसका मतलब होता है 40.0 मतलब 4.2। अब इसको भाग देते हैं, जैसे भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 0.0 डिवाइडेड करते हैं 4.8, तो ये आपका होता है 9.5238। आप इसको ले 9.5 ही लिखिए, और ये आपका आता है 1 भी। इंटेंसिटी ऑफ द वॉयलेट कलर और इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर, अब ये क्या कहता है, वॉयलेट कलर इक्वल टू होता है 9.5 टाइम्स ऑफ रेड कलर। तो आप समझ जाइए, जब इंटेंसिटी होता है तो वॉयलेट कलर सबसे तेज स्कैटरिंग होता है, और इसी स्कैटरिंग से ये जो वॉयलेट कलर कितना टाइम, 9.5 अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स, आप इसको आप बोल सकते हैं IV इक्वल टू 10 टाइम्स स्कैटरिंग होता है किसका, रेड कलर से। रेड कलर जितना स्कैटरिंग होता है, जितना छितरता है, विकिरण होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा वॉयलेट कलर का स्कैटरिंग होता है। और यही वॉयलेट कलर स्कैटरिंग होने की वजह से इसका फोटन एनर्जी ऑफ वॉयलेट कलर मैक्सिमम हो जाता है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर लो हो जाता है। वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर क्या होता है, हाई हो जाता है। ये हाई और एनर्जी हाई होना, और इसी के वजह से क्या होता है, रेड कलर से 10 गुना ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। और इसी के वजह से हम लोग जब यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाते हैं प्रिज्म से, तो ये क्या करता है, लाइट यहाँ पे आती है, यहाँ पे गिरती है, और गिरने के बाद यहाँ पे ऐसे हो जाती है, ये वाइट लाइट है, और ये वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म है डेंसर मीडियम में जाती है, इस जगह में क्या होता है, इस जगह से नहीं जाती है, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ये नॉर्मल है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं।
ये N1 और ये N1 है, तो R है, ये I है। ये जो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से होकर गुजरती है तो ये बैंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है, और यहीं से यहाँ पे क्या होता है, इस रास्ते से न जाके ऐसे ही हो जाती है। उसी तरह ये जो होती है इस तरह से आती है, इसको ना बनाते हैं, बनाने से हम लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। इसको आप देखिए, ये कलर होते हैं और ये ऐसे होते हैं। तो ये जो होती है यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे वीव ज्योर, ये वीव ज्योर सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, जिसके बदले ये मोस्ट डिविएशन होता है, मोस्ट डिविएशन होता है और सबसे लास्ट में निकलता है, जबकि ये लिस्ट डिविएशन होता है, लिस्ट डिविएशन होता है जो पहले निकलता है। तो आप समझ जाइए कि रेड कलर जो होता है वो कम स्कैटरिंग होता है और वॉयलेट कलर जो है ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग होने के हम लोग एनर्जी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, एनर्जी कितना स्कैटरिंग होता है कितना, जैसे तो आप ये तो समझ जाइए कि ये इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए, ये कितना गुना ज़्यादा है कि ये 9.5 गुना ज़्यादा स्कैटरिंग होता है रेड कलर से, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर। ये 10 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट, इसको हम लोग मानेंगे अगर 9.5 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 10, तो ये 10 टाइम्स रेड कलर होता है, जिसके कारण से ये स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। और ये रैलिथ स्कैटरिंग बोलता है कि जब भी इंटेंसिटी होता है वो 1/λ4 10 टू द लैम्डा का पावर 4 होता है, और उसी से हम लोग इसका स्कैटरिंग पावर निकाले हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि इसका फोटोन एनर्जी कितना होता है, वॉयलेट कलर का रेड कलर का फोटोन एनर्जी यहाँ पे कितना आता है, दोनों का अंतर कितना होता है। एक्सट्रीम कलर के कलर बैंड जो होता है ये वीव ज्योर होता है, ये रेड कलर है, ये सनलाइट है, और सनलाइट से जब भी मीडियम आता है तो ये वीव ये जो है ये एक्सट्रीम कलर है, एक्सट्रीम कलर, ये भी एक्सट्रीम कलर। इसका फोटोन एनर्जी, रेड का फोटोन एनर्जी कितना होता है और वॉयलेट का फोटोन एनर्जी कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले फटाक से इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी सनलाइट का रेडिएशन होता है तो ये जो होता है ये विजिबल होता है, तो ये विजिबल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका ज़रूरत है क्योंकि ये स्कैटरिंग होता है, जैसे ये स्कैटरिंग होता है ऐसा स्कैटरिंग होता है, तो ये जो वॉयलेट कलर है, ये यहाँ पे जो वॉयलेट फोटोन होता है, फोटोन ऑफ द violet color is most scattering, most scattering होता है। कितना होता है तो वॉयलेट कलर कितना होता है, 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स ऑफ द रेड कलर। तो ये इसी के वजह से जब ये चितरता है तो ये चितरता ऐसे जाते हैं, मिनिमम डिविएशन होता है तो ये सबसे पहले निकल जाता है, मिनिमम डिविएशन होता है तो सबसे लिस्ट डिविएशन होने की वजह से पहले निकल जाता है, और जो नहीं निकल पाता है वो है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर ज़्यादा स्कैटरिंग होता है डेंसर मीडियम में, म्यू प्रिज्म है, और प्रिज्म होता है 1.6 और 1 उससे ज़्यादा होता है 1.57 और 1.75। ये तुम्हारा फ्लिंट, ये क्राउन ग्लास है, ये 62 तक होता है, 6 to ये क्राउन प्रिज्म, और ये आपका होता है फ्लिंट प्रिज्म। जब भी ये मान लीजिए कि 1.75 है, 1.75 है प्रिज्म है, तो ये जो स्कैटरिंग होगा, इसका डेंसर मीडियम होने से इसका जो लाइट का जो
वेवलेंथ होगा घट जाएगा, और घटता भी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं कितना, जब इतना फ्लिंट ग्लास में होता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है लाइट का वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू 3 × 10⁻, ये है आपका c × म्यू फ्लिंट ऑफ द प्रिज्म। तो ये 3 × 10⁸, और ये फ्लिंट ग्लास 1.75 अगर देते हैं, फ्लिंट ग्लास ज़्यादा चमक होती है, तो ये आपका 300 × 175 × 10⁸। जब इसको हम लोग 300 डिवाइडेड बाय 175, तो क्या होता है 1.7149 × 10⁸। आप इसको मान सकते हैं 1.70 ही माने 10⁸। अब इसको किलोमीटर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 1.70 × 10⁵ × 10⁵3 मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड। तो आप हो जाएगा 1.70 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और यही हो जाता है 17, 5 के बाद 1 2 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड। 1,70,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, 1,70,000 किलोमीटर पर सेकंड। जबकि वैक्यूम में कितना था, वैक्यूम में वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसके अनुसार कितना घट गया, अगर हम घटाना चाहते हैं तो कितना लेस हो गया। अब बोले 3 घटा दीजिए, यहाँ पे कितना लेस हो गया 170,000 किलोमीटर पर सेकंड। घटाते हैं 0 0 0 0, यहाँ पे 3 1, 1,30,000 किलोमीटर, 1,30,000 किलोमीटर घट जाता है। तो सबसे इसको आप देखिए, इतना घट जाता है, जिसके बदले स्कैटरिंग हो जाता है। आप इसको देखिए, फोटोन एनर्जी जो होता है, फोटोन एनर्जी, जो हम लोग एनर्जी के बारे में जानेंगे। अब एनर्जी है क्या, फोटोन एनर्जी जो होता है, V जो होता है फोटोन एनर्जी ऑफ द वॉयलेट कलर, फोटोन एनर्जी ऑफ द वॉयलेट कलर। उसी तरह एनर्जी ऑफ द रेड कलर, एनर्जी फोटोन एनर्जी ऑफ द रेड कलर। इसका फोटोन एनर्जी जानेंगे। ये फोटोन एनर्जी हम लोग का इक्वेशन जो होता है E बराबर mc², तो m × c, और ये आपका m v इक्वल टू मोमेंटम होता है। तो इसी तरह हम अगर v अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू c, तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू mc। तो हम यहाँ पे p × c लिखेंगे, और फिर c का जो वेलोसिटी होता है, कोई भी लाइट प्रोपगेशन होता है तो c बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो p इक्वल टू c लैम्डा, इसको आप c रहने दीजिए। अब यहाँ पे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम डी ब्रोगली का जो मोमेंटम होता है, ये हो जाता है डी ब्रोगली का इक्वेशन के अनुसार। हम लोग डी ब्रोगलीस इक्वेशन के अनुसार क्या हम लोग को पाते हैं कि लैम्डा
लैम्डा जो होता है, कोई भी फोटोन एनर्जी का वेवलेंथ का जो होता है, लाइट वेव का जो वेवलेंथ होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो ये मोमेंटम, इसलिए मोमेंटम बराबर होता है h इंटू लैम्डा। यही मोमेंटम p के जगह में हम लोग बैठा देते हैं तो हम लोग को आ जाता है h बटा लैम्डा इंटू सी, और यहीं से एच सी बटा लैम्डा ई, ये जनरल इक्वेशन है। दिस इज द फोटोन एनर्जी ऑफ द क्वांटम पार्टिकल, फोटोन एनर्जी ऑफ द लाइट, फोटोन एनर्जी ऑफ द वाइट लाइट। तो वाइट लाइट होता है, ये जनरल केस होता है। अगर इस इक्वेशन में अगर वॉलेट देंगे तो यहाँ पे वॉलेट का फ्रीक्वेंसी बैठाएंगे, अगर रेड कलर देंगे तो एनर्जी, रेड कलर देंगे तो एच सी बटा लैम्डा रेड कलर। दोनों का हम लोग बारी बारी से निकालेंगे, देखेंगे जो इक्वेशन आता है, जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये होता है, यही एनर्जी होता है एच सी, तो हम लिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। ये जो है, जो फोटोन एनर्जी रेट वॉलेट कलर का है, ये ई, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जो वॉलेट है वेवलेंथ ऑफ वॉलेट। इस तरह ये भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एच सी लैम्डा आर, इसका वैल्यू बैठाते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34। प्लैंक कांस्टेंट का इक्वेशन जो होता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी तो आप जानते हैं 10⁸। सब इक्वेशन देते हैं। हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं, जस्ट गोइंग थ्रूली, हम लोग विस्तार से जा रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों स्कैटरिंग होता है। जब स्कैटरिंग होता है तो जब वेवलेंथ डेंसर मीडियम में चला जाता है, जब डेंसर मीडियम में चला जाता है तो ये धीमा हो जाता है लाइट। तो धीमा जैसे ही हो जाता है तो कारण है स्कैटरिंग, रैलिथ स्कैटरिंग। तो हम जानते हैं इसकी जब रिलेशन करते हैं तो ये इस तरह का रिलेशन होता है। एक्सट्रीम कलर, ये दोनों का एक्सट्रीम कलर, तो वॉयलेट एक एक्सट्रीम कलर है। इस एक्सट्रीम कलर कलर बैंड का जो एक्सट्रीम कलर होता है, सबसे किनारा कलर, एक्सट्रीम मतलब सबसे किनारे वाले कलर, सबसे किनारे वाले कलर जो वॉयलेट है उसको रेड कलर वाले किनारे से 10 गुना ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एनर्जी निकालेंगे इस तरह से, ये 3 इंटू 10⁸ देंगे। और इसका जो वेवलेंथ है यहाँ 400 इंटू 10⁻⁻9, तो इसको आप कैलकुलेशन करते हैं, इसको गुना करते हैं 9, 8 और ये 9, ये 400 और ये 10⁻⁻34 प्लस 8, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा। और यही चीज़ हो गया 19.89, और ये जो होता है 4 इंटू 10⁻⁻2, ये भी ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻34 प्लस 17, 1989, 4 इंटू 10⁻2 10⁻⁻17। ओके, ये जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 19.89/4 10⁻⁻17 माइनस 2, 19.89/4 इंटू 10⁻⁻9, ये है जूल। इसको आप डिवाइडेड करिए, 19.89 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाता है 4.973। 25 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कंसीडर करते हैं, 3, ये 10⁻⁻19, और ये जूल जो होता है 1 जूल इक्वल टू 0.625। इसको आप इधर शायद ना देख पाए
हम इसको आप कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये है आपका वॉलेट कलर का, ये वॉलेट कलर का एनर्जी है, वॉलेट कलर का एनर्जी है। तो ये वॉलेट कलर का जो एनर्जी होता है ये 4.97, इसको आप 9.5 भी कर सकते हैं, 9.7 ही रहने दीजिए। और ये 10⁻⁻19 इंटू जूल है, 1 जूल। अब ये 1 जूल बराबर 0.625 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब भी क्वांटम एनर्जी को हम लोग एनालिसिस करते हैं या क्वांटाइज करते हैं, गणना करते हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ता है क्वांटम एनर्जी को पता करने के लिए। तो ये है आपका 0.625 इंटू 10⁻+19। अब ये आपका 4.97 और 0.625 ये ही है, ये 10⁻+19 और -19 हो जाएगा 4.97 इंटू 0.625 इंटू 10⁻0। 10⁻0 का मतलब 1 होता है, और ये 10⁻+19 और -19 का इक्वेशन होता है 1। तो हम लोग यहाँ पे 10⁻0 का मतलब ये होता है रेड कलर ग्रीन, इसको देखिए, इसको आप कैलकुलेशन करते हैं इंटू 0.625, तो ये आ जाता है 3.1078 इंटू 1। 10⁻1 का मतलब 1, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ जाइए कि जो वेवलेंथ इक्वेशन जो वेवलेंथ जो होता है, फोटन एनर्जी जो होता है वॉलेट कलर का, वो कितना होता है 3.17। इसको आप लिखिए, इस जगह पे लिखते हैं, ये कैलकुलेशन के बाद आता है। यहाँ पे लिखते हैं द फोटन एनर्जी ऑफ वॉलेट कलर। ये जो फोटन एनर्जी ऑफ वॉलेट कलर, ये जो कलर वॉलेट कलर है, ये है फोटन एनर्जी ऑफ वॉलेट कलर जो होता है 3.1078 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लेके 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आता है। उसी तरह अब रेड कलर का देखते हैं। रेड कलर जब आता है तो क्या होता है, तो लंबा जाएगा, लेकिन अब विस्तार से समझिए। ये जस्ट सीखने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, न कि ये जब जस्ट समझिए, इसको विस्तार से समझते हैं। जस्ट इसके 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ जस्ट कैलकुलेशन होगा। खाली वेवलेंथ जो होता है रेड कलर का 700 होता है। अब इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेम चीज़ होता है, ये 19.89 10⁻34 + 8, और ये नैनोमीटर है। नैनोमीटर ऊपर जाएगा, ये नैनोमीटर ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। अब ये फिर देखिए 19.89 को 7 से डिवाइडेड करिएगा, इसको है 10⁻34 + 17 - 2, इसको बाद में करिएगा, इसको रखिएगा 10⁻2, और ये 19.89 7 इंटू 10⁻2 10⁻-17 ये ऊपर चला जाएगा, तो 19.89/7 इंटू 10⁻-17 - 2, ये 2 ऊपर जाने से -2 हो जाता है, और ये आ जाता है आपका 19। इसको आप डिवाइडेड करिए, कितना हो रहा 19.89 डिवाइडेड बाय 7, तो आ जाता है 2.841 इंटू 10⁻-19 जूल। अब ये जूल को 1 जूल बराबर होता है 0.6 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज कर दीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा 2.84 इंटू 10⁻
प्लस 19 और 0.625 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये चीज़ जो है इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन का जगह थोड़ा छोटा पड़ जा रहा, मैं करता हूँ इस पीछे तरफ, ठीक है। इसी को इसका पीछे का यहाँ पे लिखते हैं, ये फोटोन एनर्जी ऑफ रेड कलर 2.84 इंटू 0.625 इंटू 10⁻+19 और -19, तो ये हो जाएगा इंटू 0.625, तो 1.77589 इंटू 10⁻0 हो जाता है, 10⁻+19 और -19 10⁻0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। 1.776 कर दीजिए इसको, 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह को आप बोल सकते हैं 7 6 को आप 80 कर सकते हैं, 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो कलर है, ये जो स्कैटरिंग का होता है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का जो वॉलेट रेड कलर होता है 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सोचिए किसका ज़्यादा है, जब ये इक्वेशन का देखते हैं तो ये आपका वॉलेट कलर का कितना इससे ज़्यादा है, वॉलेट कलर है रेड कलर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी है, जिसके कारण से ये स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। क्योंकि फोटोन एनर्जी का थर्मल एजिटेशन होने से क्या आता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, फैल जाता है। तो थर्मल एजिटेशन होता है जिसके कारण से ये मॉलिक्यूल क्या करता है, दूर दूर तक फैल जाता है। जब फैलने से होता है स्कैटरिंग होता है, रैलिथ स्कैटरिंग होता है। और स्कैटरिंग होते समय वॉयलेट जो होता है 10 टाइम होता है रेड कलर से। और जब वॉयलेट ही मैक्सिमम एनर्जी है, इसलिए वॉयलेट का स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होता है। और इसीलिए ये क्या कहता है, नॉर्मल, जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये स्कैटरिंग होता है क्योंकि रेड कलर में लीस्ट डिविएशन होता है, सबसे कम डिविएशन होता है, जिसके कारण से ये बहुत जल्दी से पार कर जाता है। तो यही कारण है, यही मेन कारण है कि जहाँ स्कैटरिंग होगा तो वॉयलेट कलर का जो एनर्जी है 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ है ये 400 नैनोमीटर है। और वॉयलेट कलर जो वॉयलेट कलर का इंटेंसिटी है ये 10 टाइम होता है रेड कलर से। उसी तरह और जब कम छितरने के कारण होता है, कम छितरना कौन है, ये एनर्जी ऑफ रेड कलर होता है, ये देखिए 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो वेवलेंथ होता है रेड का ये 700 नैनोमीटर। और जो रेडिएशन जो होता है वह कितना होता है, मतलब 0.1 टाइम वॉयलेट का। इसी के कारण ये केस के कारण वॉयलेट कलर ज़्यादा चितरता है। और वॉयलेट कलर के साथ साथ क्या है, ये जो विबज्योर है, यहाँ पे जो विबज्योर, ये जो है वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, देखने में ब्लू ही दिखता है जब वो